वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कोई भी। ये जितनी भी मैंने अब तक जितनी भी लॉन्ग वीडियो बनाई है उस पे आपका कोई कमेंट नहीं है। बट गिने चुने एक लोगों का कमेंट है। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट करेंगे तभी ना पता लगेगा। यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन वीडियो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन का ऑप्शन क्यों दिया है? ताकि आप लोग अपने जो जितने भी वो वीडियो बनाई हैं उससे बात करें, उससे अपने वीडियो के मतलब इस वीडियो के बारे में राय दें, अपना फीडबैक बताएँ कि हाँ भैया अच्छा समझा रहे हैं। भैया बोलिए, सर बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो अच्छा समझा रहा हूँ, पढ़ाने का जो मेरा स्टाइल अच्छा है। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महँगाई, इन्फ्लेशन, महँगाई। इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन अगर आम तौर पे बोले, ये इन्फ्लेशन तो इकोनॉमिक टर्म है, टेक्निकल टर्म। इन्फ्लेशन अगर हिंदी में बोले तो जो हर जगह लोग हर बार बोलते हैं कि महंगाई आज बढ़ गई, सब्जी टमाटर इतने महंगे, तो महंगाई हिंदी में इसी को महंगाई बोलते हैं। तो ये आप ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इस नाम से नहीं सुनते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नाम से नहीं सुनते हैं, लोगों को ये वर्ड नहीं पता है। आम लोगों को जो इकोनॉमी पढ़ता है उसी को पता है ये वर्ड। जो इकोनॉमी पढ़ता है यानी कि यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं और आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन, और वो भी ये इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन। और ये इस इन्फ्लेशन चैप्टर में बहुत सारे टर्म आएंगे जो ये करंट अफेयर में आते रहते हैं, करंट अफेयर में। और इन्फ्लेशन तो आएगा ही, इन्फ्लेशन करंट अफेयर में आएगा। ये वाला चैप्टर इन्फ्लेशन से जुड़ा है, और साथ में ये जो इन्फ्लेशन है, ये चैप्टर इन्फ्लेशन का ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स। तो शुरू किया जाए। तो ये जो वर्ड है इन्फ्लेशन, क्या मतलब है इसका? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मतलब कहा जाए आम शब्दों में, कहा जाए महंगाई जब सामानों का, वस्तुओं का जो दाम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। तो जब दाम बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है लगातार, सस्टेन, तो उसी को महंगाई कहते हैं। अब उसको इंग्लिश में लिखें, इन्फ्लेशन refers to sustained rise in general price level of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज का जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी, राइज होता है। सस्टेन, सस्टेन मतलब लगातार, लगातार, सस्टेन लगातार बढ़ता है, लगातार। अभी इतना बढ़ा है, फिर और बढ़ेगा, कल और बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा, तो लगातार बढ़ रहा है। हम्म, तो महंगाई आज बढ़ ही रही है। आज के समय में महंगाई इन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। तो इन्फ्लेशन में जो करेंसी की परचेसिंग पावर क्या होता है? परचेसिंग, परचेजिंग पहले, पावर मतलब तो समझते हो, पावर मतलब ताकत, एबिलिटी, क्षमता, ताकत, शक- शक्ति, पावर, क्षमता। पावर मतलब शक्ति। तो परचेसिंग, परचेजिंग मतलब परचेज, खरीदना, खरीदना ही होगा। परचेजिंग मतलब खरीदना। तो कुछ आप जब खरीदते हैं मार्केट से, तो किसमें कि जो आप खरीदे हैं वो किस चीज़ में वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। खरीदने का जो मोड है, किस चीज़ में आप खरीदते हैं? करेंसी में ना, पैसा दे के लेते हैं, तो करेंसी में आप उस सामान को खरीद रहे हैं, गुड्स को। तो इस इन्फ्लेशन में जो परचेसिंग पावर यानी कि खरीदने की जो पावर है, क्षमता है, वो करेंसी की करेंसी की क्षमता खत्म कम हो जाती है। रिडक्शन इन परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। तो इन्फ्लेशन में करेंसी की परचेसिंग पावर रिडक्स हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन कम हो जाती है, खरीदने की क्षमता। जैसे मेरे पास
करेंसी तो है नहीं, मतलब पैसा है ही नहीं। मान लीजिए आपके पास 500 है, आपके पास, आपके लिए आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये। अब आपको क्या लेना है? आपको क्या लेना है? घर की पूरा सामान लेनी है, घर का डेली बेसिस का, जो हाउस होल्ड गुड्स है, हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि सब्जी, तेल, मसाला, तो ये सब आम डेली बेसिस पे यूज होता है। तो आपको ख़रीदना है और आपके पास 500 रुपये है, बस। करेंसी आपके पास 500 की है, 500 करेंसी है, 500 रुपये। तो 500 रुपये है और आपको लेना है ये सारे आइटम जो मैंने बोले, मतलब घर का जितना भी आइटम होता है सब लोग हफ्ते भर में नहीं एक वो बनाते हैं कि ये ख़त्म हो गया है, तेल नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो इन सब का एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या ख़त्म हो गया है, क्या नहीं है, तो उनका लिस्ट बनाते हैं। फिर उस हिसाब से बजट, और उनके बजट में सिर्फ 500 की नोट है, मतलब 500 ही है उनके पास, आपके पास 500 की ही नोट है। और आप दुकान गए किराने की, आपके लोकल में जो भी किराने की दुकान होगी, गए, आपने ले लिया सारा सामान, तेल, चीनी सब कुछ ले लिया जो आपने लिस्ट बनाई थी, खरीद लिया। अब उस दुकानदार ने जो बिल बनाया उसमें जीएसटी, जो भी टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उन सामानों पे पूरा जोड़ के बताया, मतलब ऐड करके, कि आपका बिल हुआ 1010, 1010 रुपये, और उसके पास करेंसी कितनी है? 500। तो अब यानी कि सब कुछ इंक्लूड करके पूरा सामान तो महंगा था ही, उसमें जीएसटी इंक्लूड हो गई, मतलब जीएसटी लग गई। तो अब जीएसटी तो लेगी ही सरकार, तो उन सारे गुड्स पे जीएसटी भी लग गई, टैक्स भी लग गया। उनको जोड़ के उसने 1010 रुपये पूरा टोटल अमाउंट बताया कंज्यूमर को। कंज्यूमर ही है ना, दुकानदार ने बता दिया। अब 500 रुपये और बिल कितने का आया? 1010 रुपये का पूरा सामान हुआ, एक इंसान के घर का बता रहा हूँ। तो यहाँ परचेसिंग पावर का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन में परचेसिंग पावर रिडक्स होता है, कम होता है, ख़त्म नहीं होता है। खरीद सकते हैं 500 रुपये में, बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन कम हो गया है। 500 रुपये में आप ये जो एग्जांपल बताया हूँ ये सारी सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन सारी गुड्स का, ये जो भी आपने खरीदा है, इन सब का जो बिल है वो 500 से ऊपर है। यानी कि आपके पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू रिडक्ट हो गई है। करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो नहीं है इन सारे गुड्स को खरीदने की। तो समझ में आया? मतलब आपके पास जो 500 रुपये है, उस 500 रुपये में आप वो सारी सामान जो मैंने एग्जाम्पल कि दुकान गए, आपने ख़रीदा घर की सामान खरीद के आप आपने कहा कि बिल बना दीजिए, उसने बिल बना लिया, पूरा जीएसटी टैक्स पूरा ऐड करके 1010 रुपये आया। अब उस 500 रुपये की क्षमता नहीं है कि ये वो सामान खरीद ले। समझ में आया? पावर नहीं है, क्षमता नहीं है। एबिलिटी बोलो, क्षमता बोलो या पावर बोलो, परचेजिंग पावर कम, इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर कम। समझ में आया? आई यू गेट इट? अच्छा लगा? तो अब बताइए मेरे समझाने का तरीका क्या है? कमेंट कमेंट करके बताइएगा। तो ये इन्फ्लेशन हो गया। एक और टर्म आता है, वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। पहला पॉइंट, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन में दाम बढ़ रहे हैं तो डिफ्लेशन में दाम उल्टा है, तो दाम गिरेंगे, मतलब ये जितने गुड्स हैं, जो क्या नाम है, जो सामान है, उनके टाइम गिरेंगे। और क्यों गिरेंगे? रीज़न क्या है गिरने का? और न ये जो डिफ्लेशन है, अगर ज़्यादा डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि वस्तुओं के दाम अगर ज़्यादा गिर रहे हैं, तो डिफ्लेशन भी नुकसान है इकोनॉमी के लिए। और इन्फ्लेशन भी, अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो वो भी नुकसान है। यानी कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन ये दोनों अगर ज़्यादा है तो नुकसान है, इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का रास्ता, यानी कि इन्फ्लेशन रहे, इसीलिए आरबीआई ने एक इन्फ्लेशन का
वो गोल सेट करके रखा है, गोल इन्फ्लेशन का गोल सेट करके रखा है कि आरबीआई ने कह रखा है कि इतना इन्फ्लेशन तो होना ही चाहिए, और वो कितना होगा, 4 ± 2%, 4 ± 2%, इतना होना चाहिए। ये आइडियल इन्फ्लेशन है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, 4 ± 2%। ये मैंने नहीं, आरबीआई ने कह रखा है। ठीक है। तो डिफ्लेशन में पहला तो अपोजिट, इन्फ्लेशन का अपोजिट, प्राइस गोइंग डाउन। अब डिफ्लेशन है, अब जो कंज्यूमर है, डिफ्लेशन चल रहा है, वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं, तो अब वो जो खरीदने वाला है वो कहेगा ना कि दाम अगर और गिरा है तो थोड़ा और इंतज़ार करो। यानी कि जब दाम गिरने लगता है तो जो कंज्यूमर है, खरीदने वाला, जो वस्तुओं को खरीदता है मार्केट से, कुछ भी, अगर कोई कार है उसका वैल्यू गिर रही है, मतलब उसका जो प्राइस है गिर रहा है, मतलब द प्राइस इज गोइंग डाउन, गिर रहा है, अब उसका प्राइस कम हो रहा है, तो वो जो खरीदने वाला है वो कहेगा 1 साल और रुक जाओ, 1 साल के बाद क्या पता और गिर जाए। तो जो खरीदने वाले हैं यानी कि पीपल हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, डिफ्लेशन, परसिस्टेंट डिफ्लेशन। परसिस्टेंट मतलब लगातार, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट डिफ्लेशन अगर हो रहा है, लगातार डिफ्लेशन हो रहा है, यानी कि अगर लगातार वस्तुओं का दाम गिर रहा है तो ये भी खतरा है। जो लोग हैं वो लेट करते, डिले परचेज, यानी कि डिले मतलब लेट, लोग लेट करते हैं कि 1 साल और रुक जाओ, क्या पता और दाम गिर जाए, फिर कहेंगे अभी और दाम गिरा है, यानी कि 1 साल और रुक जाऊँ और दाम गिर जाएगा, तो लोग लेट करते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग खरीदने के लिए मना नहीं करते, लोग कहते हैं कि अभी 1 साल और रुक जाऊँ, दाम गिर जाए उसके बाद खरीदूँ, तो लोग लेट करते हैं, लेट, डिले का मतलब डिले, यानी कि लेट करते हैं, खरीदने में लेट करते हैं कि अभी दाम और गिरा है, 1 साल अभी और रुक जाऊँ, 1 साल बाद क्या पता और गिर जाए, तो लोग लेट करते हैं, और अगर लोग लेट करेंगे खरीदने में, यानी कि उसका दाम गिर रहा है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि, मतलब लोग कह रहे हैं कि, लोगों का माइंडसेट है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग लेट कर रहे हैं परचेज खरीदने में, परचेज यानी कि परचेज यानी खरीदने में लेट कर रहे हैं, पीपल डिले परचेज। तो जो कंपनियां हैं, फर्म्स अर्निंग, यानी कि जो कंपनी है उनकी फर्म्स की जो कमाई है, अर्निंग, वो रिड्यूस होगी, कम होगी। जब वस्तुओं का दाम गिर रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, दाम गिर रहा है, परसिस्टेंट डिफ्लेशन है, ये जो साइकिल है, रुकी दिखा रहा हूँ आपको, ये साइकिल दिखा दूंगा तो समझ में आएगा। देखिए, परसिस्टेंट डिफ्लेशन होगा तो लोग, जब दाम गिरेंगे, प्राइस अगर गिर रहे हैं तो लोग लेट करेंगे, डिले परचेज, फिर फर्म की जो कमाई है वो कम होगी, रिड्यूस, और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। लोग जब फर्म्स की कमाई नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन भी कम, यानी कि अब प्रोडक्शन नहीं है तो अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को निकालना शुरू, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्शन नहीं है तो लोगों को निकालेंगे, जब ये फर्म्स यानी कि कंपनी की कमाई ही नहीं है, फर्म्स की अर्निंग ही नहीं है, तो वो सैलरी कहाँ से देगी, सैलरी नहीं देगी तो निकालना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो डिफ्लेशन यानी कि परसिस्टेंट डिफ्लेशन, अगर लगातार डिफ्लेशन रहा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और यानी कि बेरोजगारी बढ़ गई, यानी कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, यानी कि उनकी इनकम नहीं है, लो इनकम है, इनकम नहीं है, यानी कि मार्केट में डिमांड नहीं होगा, यानी कि वापस से परसिस्टेंट यानी कि ये जो साइकिल है, ये इसी को कहा जाता है डिफ्लेशनरी स्पाइरल, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है, आई यू गेटेड माई पॉइंट। अब आप कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए कितना मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, आई यू गेटेड, आर यू गेटेड माई पॉइंट। ये साइकिल वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। डिफ्लेशन के बाद परसिस्टेंट डिफ्लेशन, परसिस्टेंट डिफ्लेशन यानी कि लगातार डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है, परसिस्टेंट मतलब लगातार। डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है,
ये भी इकोनॉमी का एक टर्म है। डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो पता है, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ती है। डिस इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन और ये DIS डिस लग गया है। तो डिस इन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट पॉजिटिव इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है उसमें रिडक्शन होता है, कमी आती है, रिडक्स होता है, कम होता है, रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बट लेकिन ये जो इन्फ्लेशन होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन्फ्लेशन। क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। यहाँ पे भी रिडक्शन रिडक्शन यहाँ पे भी परचेजिंग पावर में, करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आती है, यानी कि रिडक्शन। यहाँ पे भी जो करेंसी की खरीदने की क्षमता है वो कम होती है। इकोनॉमी लेकिन पॉजिटिव रहती है और स्टेबल। यहाँ डिस इन्फ्लेशन में इकोनॉमी पॉजिटिव और स्टेबल रहती है। ठीक है। रीफ्लेशन, ये भी एक टर्म है। ये सारे टर्म लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, वीडियो पॉज करके। ये सारे मेरे नोट्स हैं, ये मैंने एक्टिव रिकॉल करके बनाया है। एक्टिव रिकॉल करके यानी कि पहले मैंने लेक्चर देखा, यानी ऋषभ सर का लेक्चर देखा। ऋषभ सर का लेक्चर देखने के बाद उन्होंने उनका जो आवाज़ है मेरे कानों में गूंजा, उन्होंने कैसे समझाया, उसके बाद फिर मैंने उसी आवाज़ को अपने दिमाग में रखा और सब कुछ बंद किया। बुक बुक भी नहीं, एक्टिव रिकॉल, यानी कि दिमाग में मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि मैंने कौन कौन सा ये जितना भी टॉपिक है ये सब मैंने अपने से बनाया। ये नोट्स मेरी खुद की बनाई हुई है, बिना देखे एक्टिव रिकॉल करके बनाया हूँ। मजाक नहीं करो, एक्टिव रिकॉल करके बनाया हूँ, एक्टिव रिकॉल यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके। अब बस ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है, रिवीजन, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे और मेरा भी फ़ायदा है, मेरा रिवाइज हो रहा है। ये मैंने एक्टिव रिकॉल करके बनाया है नोट्स, ये एक्टिव रिकॉल करके नोट्स बनाई है, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो रिवाइज हो रहा है। ये सारे टर्म रिफ्लेशन, डिसफ्लेशन, परसिस्टेंट डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, तो ये सब रिवाइज हो रहा है। ये सारे टर्म परसिस्टेंट मतलब लगातार, ये साइकिल बना लीजिएगा। और आप भी कोशिश करिएगा कि ये लेक्चर देखने के बाद, ये लेक्चर देखिए या आप किसी भी टीचर का देखिए, मैं बस चाहता हूँ आप पढ़िए। मेरा यही इच्छा है कि आप पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप मेरा देखिए या फिर आपकी मर्ज़ी कि आप किसी का भी देख सकते हैं। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही देखिए। आपको अगर मेरा अच्छा लग रहा है, मेरा अगर पढ़ाया अच्छा लग रहा है, मुझे जिसका अच्छा लगता है मैं उससे पढ़ता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मुझे आसिम सर का, ऋषभ सर का, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे इन सारे टीचर का अच्छा लगता है, तो मैं यूट्यूब पे इन्हीं सब का देखता हूँ। और भी टीचर हैं उनका भी देखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आसिम सर से आता है, ऋषभ सर से आता है, आदित्य सर से आता है, दीपेंद्र सर से आता है, शिवम सर से आता है, देवेंद्र देवेंद्र सर, मंजू मैम। तो ये जितने भी टीचर का नाम ले रहा हूँ ना, ये सब मेरे लिए अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं इनका देखता हूँ। मैं उन टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जिनका समझ में आता है उनका। अब अगर मैं अच्छा समझा रहा हूँ तो आप मेरा देखिए, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही देखो। आप आपकी मर्ज़ी, आप यूट्यूब पे ऑप्शन है, किसी का भी देखिए, ठीक है? किसी का भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपका ऑप्शन, आपकी मतलब आपका ख्वाहिश। अगर जिसका अच्छा लगे पढ़ने में, समझ में आए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है तो उसी का देखिए। तो रिफ्लेशन क्या है? इंक्रीज इन प्राइस लेवल आफ्टर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के बाद, डिफ्लेशन पढ़ा था ना, तो यानी कि प्राइस कम हुआ, और डिफ्लेशन के बाद अचानक से जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो इसी को रिफ्लेशन। अचानक से आफ्टर डिफ्लेशन जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो गया। श्रिंकफ्लेशन, प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि प्राइस कम था, डिफ्लेशन हो रहा था, प्राइस कम हो रहा था, प्राइस आर गोइंग डाउन, तो प्राइस कम हो रहा था और अचानक से उसका प्राइस ऊपर भाग गया,
ऊपर भाग गया, तो रीफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, फ्लेशन तो पता है इन्फ्लेशन। तो श्रिंक मतलब सिकोड़ना, श्रिंक मतलब सिकोड़ना। प्रोडक्ट प्राइस रिमेन सेम, प्रोडक्ट प्राइस यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम है, वही प्राइस है, प्राइस वही है, रिमेन सेम। लेकिन बट क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या लिखा है, क्वांटिटी डिक्रीजेज, क्वांटिटी। एग्जाम्पल में पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी बिस्किट आपने खाया है? नहीं खाया है तो खा लीजिएगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पार्ले जी बिस्किट, उसकी क्वांटिटी कम कर दिया है। 5 रुपये में पहले कितना मिलता था, अब उसको छोटा कर दिया है, यानी कि श्रिंक श्रिंक कर दिया, सिकोड़ दिया, यानी कि प्राइस वही है 5 रुपये, लेकिन उसको छोटा कर दिया है, श्रिंक। तो ये है श्रिंकफ्लेशन, यानी कि इसमें क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी, उसी प्राइस में क्वांटिटी कम हो गई, उसी प्राइस में क्वांटिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, श्रिंकफ्लेशन। स्क्रूफ्लेशन, स्क्रूफ्लेशन में स्क्रूनेस इन इन्फ्लेशन, ये वर्ड के बारे में आप गूगल करिएगा, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाई थी ना एक्टिव रिकॉल करके, तो मैंने इसका इंग्लिश वर्ड लिखा था, इंग्लिश वर्ड लिखा है लेकिन हिंदी में नहीं लिखा है। तो स्क्रूनेस के मतलब क्या होता है, यानी कि इन्फ्लेशन में जब स्क्रूनेस आती है, यानी कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है इकोनॉमी में, ठीक है। ये जो वर्ड है स्क्रूफ्लेशन में, स्क्रूनेस, स्क्रू स्क्रूनेस, स्क्रूनेस इन इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन में, महंगाई में स्क्रूनेस, स्क्रूनेस। शार्प प्राइस राइज, sharp price rise in case of few products while the prices of other products remain normal. Example onion, tomato, onion यानी प्याज और टमाटर। imported inflation, imported inflation यानी कि जो भी हम इंडिया में, इंडिया के कंटेक्ट में देखें, जो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, अभी यूएस और ईरान के वॉर में क्रूड ऑयल महंगा हुआ था ना, क्रूड ऑयल जो हम बाहर मंगवाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि वॉर चल रही थी तो महंगा हो गया। तो जब कोई चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का एग्जांपल, क्रूड ऑयल, तो बाहर से हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं अपने देश में और वो महंगा है, यानी कि इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है, और वो इंपोर्ट करके लाए हैं, यानी कि इम्पोर्टेड, नाम से ही पता लगा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इम्पोर्टेड, इसके नाम से ही, ये जो नाम लिखा है ना इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। अब इसका नाम से आप समझ गए कि हाँ बाहर से कोई चीज़ मंगाई वो महंगी है, तो बहुत इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। अब डेफिनेशन अपने से बना लीजिए, क्यों बना नहीं लेंगे? अब भाई आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो अब अपने से बनाइए, ओके, अपने से बनाइए। तो फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। इट इज़ कॉज बाई राइज इन प्राइसेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स, और बाई डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हमारे देश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, रुपीज़, रुपए। तो रुपए जो हमारी करेंसी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी है ना, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की, हमारी घरेलू, हमारे इंडिया की, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की, हमारे डोमेस्टिक की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, उसकी जो वैल्यू है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्रूड ऑयल के लिए, इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हमें ज़्यादा पैसा, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, हमारी रुपये है, रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट है, यानी कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्रूड ऑयल के लिए। और जब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ना, ज़्यादा पैसा, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट मतलब कम होती है, डेप्रिसिएशन होता है हमारे जो करेंसी है डोमेस्टिक। जब हमें बाहर से कुछ मंगाना है और उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ना, ज़्यादा हमारी करेंसी बाहर जाती है, तो हमारे, यानी कि हमारी करेंसी की डिमांड वहाँ ज़्यादा नहीं है, हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा नहीं है, वहाँ डॉलर की डिमांड है ना। तो हमारे करेंसी, हमारी जो करेंसी है, हमें बाहर से क्रूड ऑयल लेने के लिए
हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा बाहर जा रही है। और अगर हम वहीं जब ये यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, यूएस और ईरान का जो वॉर है, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रसिया से तेल लेते ना, वो भी तो हमारे इंडियन रुपी में ही एक्सेप्ट करता, यानी कि हमारे रुपए की डिमांड बढ़ती, यानी कि हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ती। लेकिन ट्रम्प के कहने पे, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे, उन्होंने रसिया से तेल लेने से मना कर दिया, और रसिया सामने से तैयार था। इतना बढ़िया रिलेशन है यूएसएसआर के टाइम से ही इंडिया का और रसिया का रिलेशन, और हमारे प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं ट्रम्प के सामने। लेकिन अब क्या करें, छोड़ो, जाने दो। तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट कम होती है, कम, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है। क्योंकि हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अपनी जो करेंसी है ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वैल्यू डेप्रिसिएट होगी ना। तो जब इम्पोर्टेड गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो इस कारण से हमारी जो करेंसी है वो गिरता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या है, इट इज़ अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। बॉटल नेक मतलब होता है रुकावट, बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या बॉटल नेक है, जो रुकावट है इकॉनमी में, जैसे एक्सेसिव डिपेंडेंट ऑन मानसून के ऊपर हमारा जो एग्रीकल्चर है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी कि जो स्ट्रक्चर की वजह से, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि डैम वो बनाना चाहिए, इरिगेशन खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए डैम, एक पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तभी ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर, तो ये जो डिपेंडेंसी है, एक्सेसिव डिपेंडेंसी, वो कम होगी। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, क्योंकि लोग समरसेबुल खोलेंगे अपने खेतों में पानी देने के लिए, तो ग्राउंड वाटर टेबल कम होगा, डिप्लीशन होगा। एक्सेसिव डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर, इनएडिक्वेट स्टोरेज भी नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एट्सेट्रा। तो एग्जांपल ये हैं। तो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन में जब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है या रुकावट, बॉटलनेक यानी रुकावट, डिफ़िकल्टी इकॉनमी में आती है, तो यही स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, यानी कि इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है। तो ये सारे टर्म है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, स्क्रूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, रीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, फिर डीफ्लेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ही शुरू हुआ है, ये इन्फ्लेशन चैप्टर का नाम है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के बाद डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, स्क्रूफ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन। ग्रीड मतलब लालची होता है। ग्रीडफ्लेशन, कॉर्पोरेट ग्रीड फ्यूल्स द इन्फ्लेशन। जो कॉर्पोरेट ग्रीड है, यानी कि जो कॉर्पोरेट लालची लोग हैं, कंपनियों में जो लालची लोग हैं, उनकी वजह से भी फ्यूल मिलता है इन्फ्लेशन को, फ्यूल द इन्फ्लेशन बढ़ता है। वर्कर्स गेट पेनलाइज बिकॉज ऑफ लो वेजेस। अब भाई सारा पैसा ये लालची लोग ले लेंगे, ग्रीड मतलब लालची होता है, तो उस वजह से जो वर्कर हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको लो वेजेस देना पड़ेगा, लो वेजेस। तो ये हो गया ग्रीड इन्फ्लेशन। ये सारे वर्ड न्यूज़ में आते रहते हैं। ग्रीडफ्लेशन, वेजेज प्राइस स्पायरल, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। बोल लो, वेज मतलब वेज होता है मजदूरी, प्राइस स्पायरल या इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशन से जो स्पायरल सर्कल बनता है, इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी स्पायरल भी बोल सकते हो, वेज प्राइस स्पायरल या इन्फ्लेशनरी स्पायरल। तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड वेज इंक्रीज, यानी कि वेज
अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए डिमांड करेंगे वर्कर्स, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये साइकिल बना लेना, ठीक है। इन्फ्लेशन से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस जब बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, वेजेस के लिए डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ग्रीन इन्फ्लेशन, ये वर्ड भी बहुत बार, ग्रीन इन्फ्लेशन ये भी न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में यानी करंट अफेयर में आता है ग्रीन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो पता है, इन्फ्लेशन महंगाई, यानी ग्रीन मतलब हरियाली, इन्वायरमेंट, नेचर से रिलेटेड है। नेचर, इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू ट्रांजिशन मतलब बदलाव, चेंज टूवर्ड ग्रीनर, ग्रीनर मतलब हरियाली से, टूवर्ड ग्रीनर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्रीनर मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये भी नया टर्म है। ग्रीनर की तरफ जो ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उससे भी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रीन इन्फ्लेशन उसी को। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, लिथियम और कोबाल्ट यूज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम कोबाल्ट का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहा है, तो लिथियम कोबाल्ट महंगा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो समझ में आया। तो ये सारे जो टर्म है इनको देखो और अपने दिमाग को वो करो, यूज करो मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। तो ये नाम से ही पता लग जाएगा, यानी कि जब ये वर्ड ग्रीन फ्लेशन देखोगे तो डेफिनेशन अपने आप बनेगी। इस वर्ड को देखने से आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो डेफिनेशन मिलेगी। समझ में आ रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रीन फ्लेशन, यानी कि जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीनर की तरफ जा रहे हैं और सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए लिथियम कोबाल्ट की जरूरत है। डिमांड और सप्लाई के बीच में जब मिस मैच हो जाए तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड है। अगर एग्रीगेट डिमांड, डिमांड पुल मतलब घींचना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारी जो पैसे हैं वो कुछ फ्यू मतलब कुछ वस्तुओं को वो करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। चेज करते हैं, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, राइज होता है, इसमें डिमांड बढ़ती है, डिमांड राइज होते हैं, राइज इन डिमांड, इनकम भी बढ़ती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और इस केस में जो आरबीआई है वो एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाता है, यानी कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करता है। गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है, इनकम टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स को कम करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको भी बड़ा, उसको गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी भी वो होता है। ये फिजिकल पॉलिसी आएगा, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी आरबीआई का आएगा, ये दोनों पढ़ेंगे आगे। अभी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन समझ लो। डिमांड फुल इन्फ्लेशन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये लाइन याद कर लो, ये स्टेटमेंट है। यानी कि जब डिमांड को लोग पुल करते हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि डिमांड कर रहे हैं, डिमांड पुल हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, राइज हो रही है, क्या लिखा है, राइज इन डिमांड। तो लोगों के पास इनकम है तभी ना, लोगों की इनकम हाई है तभी ना लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश मतलब धक्का देना, कॉस्ट पुश इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्ट करने की, उत्पादन की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो सप्लाई में रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज और रिडक्शन हो रहा है सप्लाई में। एग्जांपल, राइज इन वेजेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक, और OPEC सप्लाई कट, राइज इन ऑयल प्राइसेस। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट के बेस पे इन्फ्लेशन के टाइप, ग्रिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग और ट्रॉडिंग इन्फ्लेशन, ये सारे टर्म है इंपॉर्टेंट। रनिंग एंड
गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ये एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल पीरियड, छोटे समय के लिए हाइपर इन्फ्लेशन आता है। प्रिंटिंग ऑफ, देखो ये लाइन याद कर लो, जब न्यू करेंसी, आरबीआई जो है नए नोट को छापता है, प्रिंट करता है, यानी कि न्यू करेंसी जब बनती है, प्रिंट होती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे और वेनेजुला एक्सेट्रा, एग्जाम्पल में जिम्बाब्वे और वेनेजुला में ऐसा हो चुका है। उन्होंने ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया, यानी कि करेंसी ज़्यादा प्रिंट कर दी और लोगों को दे दी, और उस केस में महंगाई हाइपर हो गई, महंगाई इन्फ्लेशन हाइपर हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन एकदम हाइपर हो गई, इन्फ्लेशन हाइपर। जैसे आप लोग हाइपर हो जाते हैं ना, कोई, अरे बाप रे इतना टफ पेपर, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2026 में इतना टफ पेपर। एक बात बताऊं, आसिम सर का एक वो वीडियो देखा था ना, आसिम सर क्वेश्चन पेपर, यानी कि वो बच्चे का वो बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो बच्चों का वो होता है एक्सपीरियंस, वो हैरानी, उसको दिखाते हैं। तो मैं भी करूँगा आज। मान लो बच्चे ने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर उसको मिल गया, तो बच्चे ने देखा पहला क्वेश्चन, अरे बाप रे, दूसरा क्वेश्चन, अरे ये क्या पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन, ओ तेरी की, ओ तेरी की, मतलब पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन अरे बाप रे, तीसरा क्वेश्चन अरे साला मर गया। मतलब क्वेश्चन देखते देखते बच्चे की हालत, और वो एकदम हैरानी करके दिखाते, हैरानी मतलब अरे बाप रे, क्वेश्चन देखते ही। और ये वीडियो मैं आसिम सर की देखा था ना, आसिम सर की, तो मुझे बड़ा, मतलब एकदम जैसा बच्चे का रिएक्शन होता है ना क्वेश्चन पेपर देखने का, वही रिएक्शन लग रहा था, जो बच्चे का रिएक्शन होता है। मैं इस वीडियो में बार बार आसिम सर का जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग अगर आसिम सर की वीडियो देखते हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसा पढ़ाते हैं, उनके जो करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका है या हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं उन्हीं की तरह पढ़ाता हूँ, उन्हीं की तरह। ये जो एंशियंट हिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाई है ना, उन्हीं की तरह पढ़ाई है, उन्हीं की तरह, उन्हीं की तरह मतलब जैसे वो पढ़ाते हैं, एकदम पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से, मज़ेदार तो मतलब, तो चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। पीपल लॉज कॉन्फिडेंस इन दैट करेंसी, तो लोग जब ज़्यादा प्रिंट हो रही हैं तो लोग उस करेंसी पे से विश्वास को खो देते हैं, कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो जाता है उस करेंसी के ऊपर, यानी कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज, कम हो गई, डेप्रिसिएट हो गई। अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट, या तो डॉलर या गोल्ड, यानी कि बाटर एक्सचेंज, बाटर एक्सचेंज में भरोसा करते हैं। तो चलो, नॉमिनल, लॉन्ग टर्म, चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये जितने भी मैंने इकनॉमी के जो टर्म है, इन्फ्लेशन में जितने भी टर्म्स है, ये सारे करंट अफेयर में आते हैं, करंट अफेयर में आते हैं। तो आप लोग करंट में ये सब टर्म को सुनते हैं, तो अगर ये क्लासेस अगर आप देखे हैं, मतलब पता है, समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। और समझ में आ रहा है तब तो आपके लिए आसान है, करंट अफेयर में आ रहा है मतलब कि अगर ग्रीन फ्लेशन बहुत बार आता है, क्योंकि इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़्यादा सरकार हमारी वो कर रही है, गवर्नमेंट हमारी, यानी कि सस्टेनेबल इकॉनमी, तो इसलिए ग्रीन फ्लेशन ये वर्ड आएगा, करंट अफेयर में बहुत बार आएगा। तो ये जितने भी इन्फ्लेशन, अभी इसी में, इसी चैप्टर में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
वो होलसेल प्राइस इंडेक्स और पीपीआई, अभी पीपीआई के बारे में बात हो रही है, तो पीपीआई आने ही वाला है। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर के लेवल पे चेक होता है और होलसेलर के लेवल पे। अब पहली बार प्रोड्यूसर के, इंडिया में पहली बार प्रोड्यूसर के लेवल पे महंगाई को देखा जाएगा। तो ये सब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है? आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। और मैं इंग्लिश में बात करने की सोचता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगा तो हाई-फाई हो जाएगा, और हाई-फाई हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो टेक्निकल टर्म है ना इकॉनमी के, दिमाग से परे हो जाएँगे। तो आपके साथ मेरा भी रिवाइज़ हो गया, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा ये सेशन। आप कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये फ्री है, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, मुझसे पढ़िए। लेकिन अगर मैं अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इतने सारे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो है पढ़ने वाली, इतने सारे टीचर बनाए हैं यूट्यूब पे वीडियो। तो आपकी मर्ज़ी। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और कमेंट करिए, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करिए, कमेंट करना आपका हक है। आप फीडबैक देखिए, सरकार इलेक्शन में आप सरकार को वोट करते हैं, तो 5 साल के लिए सरकार पावर में आती है, पावर में आ गई, अब आप सरकार से क्वेश्चन करेंगे, तभी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी कि सरकार क्या कर रही है। 5 साल के लिए पावर में है तो वो हमारे आम जनता के लिए, जिन्होंने वोट करके जिताया, उनके लिए क्या कर रही है, हमारे देश की इकॉनमी के लिए क्या कर रही है, क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारे देश में क्या-क्या पॉलिसी ला रही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है, जो उन उन गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है। सरकारी स्कूल के जो मेंटेनेंस है, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है, ये सब इकोनॉमी में आएगा। तो ये सारे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कनेक्टेड है सरकार के साथ। तो सरकार जो खर्चा करती है ये सब इकोनॉमी में आता है, और जब सरकार ये पावर में है, सिस्टम में है, कोई बिल ला रही है, ये सारे बिल, और उसके बाद जो मेजॉरिटी है ये सब पॉलिटी में आता है, यानी कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रूल ऑफ लॉ में आता है, पॉलिटी। और जब सरकार कोई खर्चा करती है फाइनेंस वाला, तो ये सब इकोनॉमी में आता है। यानी कि हमारी सरकार एक तरफ पॉलिटी, एक तरफ इकॉनमी। तो इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पॉलिटी और इकॉनमी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों बहुत अच्छे, इतने पक्के मित्र हैं कि इन दोनों के बिना देश नहीं चलेगा। पॉलिटी और इकॉनमी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस सेशन को पूरा देखिए और मोटिवेट करिए मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ इन द सेंस कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड आ जाए, या फिर आप लोग के आशीर्वाद से, मतलब आपके सपोर्ट से, आपके विश्वास से, आपका जो भरोसा होगा, उसकी वजह से मैं इस चैनल को और अच्छा करूँगा। कैमरा, माइक, जो भी खर्चा होता है मैं करूँगा आपके लिए, क्योंकि यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ रहे हैं और खर्चा मैं करूँगा। डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड फ्यूचर में कभी देखूँगा। कैमरा, माइक, और जो स्टूडियो होता है। तो मैं आप सबसे ये बात शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जैसे आपने अलग सर को सपोर्ट किया है ना आप सब ने, तो आप मुझे भी सपोर्ट करिए। अलग सर को सपोर्ट किया तो मुझे भी सपोर्ट करिए, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं आपसे सपोर्ट माँग रहा हूँ, पैसा नहीं माँग रहा हूँ। आपका पैसा नहीं माँग रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आपके लिए फ्री है, एकदम ओपन है, यूट्यूब पे पूरा ओपन है, कोई पैसा नहीं है। बस आप लोग
मेरे वीडियो को देखिए, ताकि जो व्यू है, यानी कि आप जितना देखेंगे, आप इंटरेस्ट के लिए मत देखिए। पढ़ाई बोरिंग है, मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ाई है वो बोरिंग है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए मजाक करना अच्छा नहीं है। आसिम सर भी कभी कभी जब पढ़ाते हैं ना, तो वो बोल देते हैं कि ये टॉपिक साइंस एंड टेक, शिवम सर वो मजाक करते हैं पढ़ाते वक्त। लेकिन जब कोई सीरियस टॉपिक आता है, सीरियस मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो उस पर सीरियस हो जाते हैं और क्या करते हैं, लाइव चैट बंद कर देते हैं। तो पढ़ाई मजाक करो, लेकिन जब कोई सीरियस इम्पॉर्टेंट टॉपिक आए, तो उस केस में आप सीरियस होकर पढ़ें, और जो टीचर है वो पढ़ाए अच्छे से। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे मैं सीरियस रहूँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा, ताकि वो, क्योंकि एक बार समझाने में वो टॉपिक नहीं आएगा, आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है कि मैं आपको आपको जब भी आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि एक बार और भैया वीडियो बना दीजिए, तो मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। सही बता रहा हूँ। अगर आपने कमेंट में बोला कि भैया एक बार और ये टॉपिक पे बना दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बनाऊँगा। भले आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं उस वीडियो को, लेकिन मैं दोबारा उस वीडियो को बनाऊँगा। आप जितनी बार, अगर मैं लाइव सेशन लेता हूँ, तो लाइव चैट में अगर आप बोले दोबारा पढ़ाइए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पीछे कर लो, मैं उसको दोबारा पढ़ाऊँगा, मैं उसको दोबारा पढ़ाऊँगा। आप लाइव चैट में एक बार बोलिए तो कि नहीं समझ में आया भैया, आप दोबारा पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊँगा, दोबारा पढ़ाऊँगा। दोबारा नहीं तो तिबारा, अगर 2 बार में नहीं समझ में आया, तिबारा पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको समझा के रहूँगा कि ये टॉपिक जो है बहुत ही टेक्निकल है, एक बार में नहीं समझ में आएगा बच्चों। तो मैं जितनी बार ये जो इन्फ्लेशन है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा। और ये वीडियो एक बार 2 बार देखेगा, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देखेगा, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप किसी का भी देखिए। तो बस आपको अगर समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा देखिए, और अगर आप मुझे बोलेंगे कि भैया दोबारा समझाओ, तो मैं समझाऊँगा। मैं आपसे वचन देता हूँ, वादा, कि मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाऊँगा, दोबारा समझाऊँगा। और वो भी आसान, एकदम एकदम आसान, आपकी भाषा में, एकदम आपकी भाषा में, आपकी भाषा में समझाऊँगा, एकदम सिंपल, लूसिड लैंग्वेज में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, आप लोग अगर 10 बार बोलेंगे तो मैं 10 बार समझाऊँगा। ये मेरा वादा है, वादा, वचन, और ये मेरा वादा है, एक टीचर का वादा है। और ये टीचर आपसे मज़ाक नहीं कर रहा है, सही बताऊँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। तो होप सो मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।